मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। जैसे ही वह बाहर विदेश गया, उसकी माँ का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था, अचानक वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी और तब आंटी ने कहा, मोहन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े होते हैं। इतना कहते ही आंटी ने मुझे अपने बेड पर लेटा लिया और फिर मेरा हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहन है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मेरे शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त विकास को दी थी। विकास मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी लेकिन बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, विकास मुझे स्टेशन से लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। विकास के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे विकास की बहन समझ लिया। तभी विकास ने मेरी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, मोहन, अरे ये मेरी बहन नहीं है, यह तो मेरी माँ है। आंटी इतनी सुंदर और जवान दिखती थी कि मैंने उसे उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन विकास से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद मैं वहां से निकलने लगा क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था देखनी थी। मैंने कहा कि मुझे काम है और वहां से निकलने लगा। तभी विकास ने मुझे रोका। उसने कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना सही नहीं लगता। तभी मैंने कहा, अपना घर? इस पर विकास बोला, मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं शहरी हो सकता हूँ लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह मेरी माँ की देखभाल करना। विकास की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा बल्कि अपनी तरह माना था। विकास की बात का समर्थन करते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ मोहन, विकास बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरा विकास बेटा विदेश चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता। क्या भगवान ने तुम्हें सही समय पर यहाँ भेजा है? इसका मतलब है कि भगवान की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका आग्रह इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद विकास विदेश जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने का विचार मैंने छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं, इसलिए मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी। इसके विकृत विकास का भाग्य बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, यह कहकर मैंने अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मैं विकास की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। लेकिन आंटी के मन में मेरे प्रति अनुचित भावनाएं थीं, जिस पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे वह सब बातें मेरी नजरों में आने लगीं। आंटी शहर में नौकरी करती थीं। उस रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। वह बोली, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है ना आंटी। मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थी। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी थाली में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर ओ बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार विकास के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक थी। तुम और विकास में बहुत फर्क है।
विकास कभी भी घर के कामों में मदद नहीं करता, उल्टा वह घर का सामान इधर उधर फैलाने में एक्सपर्ट है। विकास के मजेदार किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे विकास की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, अगर विकास की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूं, तुम इतनी उदास मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, विकास हमेशा के लिए विदेश नहीं गया है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में शांत नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वह बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा। तुम मुझे बार बार इस तरह से इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गई। कुछ समय तक मैं एक ही जगह पर इसी तरह खड़ा रहा। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी सुंदरता का असर डालना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उसे योगा करते देखा तो मुझे उसकी जवान दिखने का राज समझ आया। एक बार आंटी मुझे ऑफिस से जल्दी घर बुलाया था, क्योंकि उसे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था और वह चाहती थी कि मैं उन्हें लेकर जाऊं। उस दिन मैं दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने बार बार बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद बेल भी नहीं बज रही थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजे का ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद घर के किसी कमरे से पानी चल रहा होगा, क्योंकि मुझे जल्दी घर बुलाकर भी आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कौन जानता है कितनी देर से पानी बर्बाद हो रहा होगा, और अब और पानी बर्बाद ना हो, इसीलिए मैंने उस पानी की आवाज की दिशा में जाना शुरू कर दिया। उस पानी की आवाज का अंदाजा लगाते हुए मैं एक कमरे के पास पहुंचा, जहां बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से दरवाजा खुला था। सामने मैंने आंटी को खड़ा देखा, जो पूरी तरह भीगी हुई थी। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की छोटी छोटी धाराएं गिर रही थीं। उसका वह मोहक रूप देखकर कुछ पल के लिए मैं वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर एकटक देखता रहा। आंटी की उस सुंदरता में इतना खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तब मैं होश में आया। मुझे समझ में आया कि आंटी ने मुझे सामने देखकर फिर से बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैं वहां से बाहर हॉल में आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आंटी हॉल में आई और मुझसे बोली, मोहन, तुम आ गए। मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने आंटी को बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अभी घर नहीं आई हो। मुझे नल के पानी की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वह बोली, अच्छा, कुछ समय पहले जो हुआ वह सब नजर की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल घर में दरवाजे के पास रखी थी, इसलिए शायद तुम्हें यह ध्यान नहीं आया होगा कि मैं घर पर ही हूँ। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर आंटी अपने कमरे में चली गई और मैं भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपने अपने कमरों से तैयार होकर मार्केट जाने के लिए बाहर आए। आंटी बहुत साधारण कपड़ों में तैयार हुई थी, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मैं किसी स्त्री की ऐसी सुंदरता देख रहा हूँ। उस समय भी मैं बार बार आंटी की ओर देख रहा था। वह मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। आंटी की बात सुनकर मैंने खुद को फिर से होश में लाया और उनके साथ मार्केट के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गाड़ी पर मेरे पीछे बैठी, उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहां भी उन्हें जाना था, मैं उन्हें वहां लेकर जा रहा था। घर लौटने के बाद आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुमने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। जहां जहां मुझे जाना था तुम मुझे वहां लेकर गए, जिससे मेरी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई। नहीं तो तुम्हारा दोस्त विकास मुझे एक दुकान पर छोड़ देता है और बाकी जगहों पर मुझे पैदल दल जाना पड़ता है, जबकि वह गाड़ी में बैठा रहता है। लेकिन तुमने तो सारे बैग उठाए
और मुझे हर जगह गाड़ी पर बिठाकर ले गए, जिससे कि मेरा काफी समय बच गया। इसके बाद आंटी ने मेरी पीठ थपथपा की बजाय मेरे गालों को प्यार से खींचा। ये सब बहुत सहजता से हुआ, लेकिन इसका मेरे मन पर गहरा असर होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं उसी विचार में खोया एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच आंटी ने सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, इसमें तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ा ढीला है। मेरा ऐसा कहने पर आंटी बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी नहीं है। मोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे रिबन बांधने में? और फिर मैं उनकी मदद करने लगा। जब मैं रिबन बांध रहा था तब कपड़े के बाहरी तरफ से सही, लेकिन मेरा उसे छूना हो रहा था। मैं बिना एक शब्द आंटी के सारे काम कर रहा था। अगले दिन जब वह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उसने नया सूट पहना हुआ था। जब वह अच्छे से तैयार होकर आई तो उनकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। उस दिन आंटी ने मुझसे कहा, कल तुमने दोपहर के वक्त मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह के कुछ घंटे आधे दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। आंटी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, ये उसने ठीक से नहीं बताया था। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर एंट्री की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी का यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आया था। उनके ऑफिस में कई कर्मचारी हमें अलग अलग नजरों से देख रहे थे। वह दिखने में इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, लेकिन वह वहां क्या कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर नहीं, बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गई। उनके बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी ने बॉस से मेरी पहचान कराते हुए कहा, यह मेरा मोहन है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा परिचय दिया। किसी लड़के का परिचय ऐसे कौन कराता है? भला बॉस से मिलाने के बाद आंटी मुझे बाहर लेकर आई और मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। आंटी के ऑफिस में मैं उनसे कोई सवाल ना कर सका। जब शाम को घर आया तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही आंटी ने मुझे गले लगा और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की। आंटी मुझसे बात कर रही थी, तभी अचानक जोर से बिजली कड़की, जिसकी आवाज से आंटी डर गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त उनकी वह गले लगाने की भावना कुछ अलग ही थी। जब बिजली की आवाज बंद हुई तो आंटी मुझसे दूर हो गई, लेकिन जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो ना, तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई। आंटी मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी थी और उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन साथ ही मुझे उन पर कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़े होकर उत्सुकता से बारिश देख रही थी, लेकिन बाहर जाने से डर रही थी। उनके चेहरे से मुझे साफ दिखाई दे रहा था, वह बारिश में भीगना चाहती थी। तभी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर कंपाउंड में ले गया। आंटी बारिश में भीगने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बारिश का मजा लेने को कहा। बारिश का आनंद लेते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। आंटी के बारे में मेरे मन में क्या भावनाएं आ रही थीं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। आंटी मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह बारिश में भीगने लगी। वह बारिश में मस्ती करते हुए बार बार मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी और मेरा हाथ पकड़कर डांस करने की कोशिश कर रही थी। तब आंटी ने मुझसे कहा, मोहन, तुम सच में बहुत अलग हो। आज तुम्हारे साथ पानी में भीगते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ और तुम मेरे हीरो हो। आंटी ने यह सब बातें बड़ी सहजता से कह दी, लेकिन मेरे मन पर इसका असर कुछ अलग ही तरह होने लगा था। घर में घुसते ही आंटी मेरे लिए तौलिया लेकर आई और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगी। तभी हमारी नजरें मिली और आंटी मुझे बड़े ही प्यार से देख रही थी। आंटी ने कहा, मोहन, जिस तरह से तुम मेरे साथ बातें करते हो वह विकास ने कभी नहीं की। वह तो हमेशा अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। वह बोल ही रही थी। तभी मैंने उनसे पूछा, आंटी, तुमने अपने बॉस से मेरी पहचान मेरा मोहन कहकर क्यों करवाई थी? इसका मतलब क्या है? ये सुनते ही आंटी एकदम से चौंक गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज मेरे साथ सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजरें कभी दरवाजे पर
तो कभी खिड़की पर जा रही थीं। सोने से पहले मैंने आंटी की तरफ देखा तो वह मुझे दिखाई दी। आंटी ने कहा, मोहन, तुम अभी तक सोए नहीं। मैंने जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस कमरे की जासूसी कर रहा है। इस पर आंटी ने कहा, मुझे भी तब से ऐसा ही लग रहा है, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। शायद यह हमारा भ्रम हो। यह कहकर आंटी ने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने मां की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और आंटी की नींद खुल गई। उठकर देखा तो विकास सामने खड़ा था। वह हमें देख रहा था और अपनी मां से बोला, मां, तुम यह क्या कर रही हो? मोहन मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मुझे तो अब तुम्हें मां कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने विकास से कहा, विकास, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। लेकिन जिस तरह से आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। विकास अपनी मां पर अनुचित बातें कहने लगा। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह अचानक घर नहीं आया था, बल्कि यह उसका कोई प्लान था। मैंने विकास से कहा, विकास, इस छोटी सी बात पर तुम आंटी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम जरूर किसी और गुस्से का इजहार कर रहे हो। और मुझे ये बताओ, तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर विकास ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी मां के पास इतने पैसे नहीं थे। मां से पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा से कुछ पैसे लेने गया था। मैंने मां को यह नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूं। उस दिन जब मैं चाचा के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे मां के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारी मां का किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी मां इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन यह किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी। तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं मां पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और तुमसे मां के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि मेरी मां का बुरा असर तुम पर भी पड़ने लगेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था वह मुझे समझ आ गया। मोहन, मैं तुमसे इसका दोषी नहीं मानता। असली गलती मेरी मां की है, इसकी नीयत खराब है। तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होंगे। जब विकास शांत हुआ, फिर मैंने उससे कहा, तुमने अपनी मां पर आरोप लगाया, अब खुश हो गए। अब बोलो और कुछ बाकी है। बाकी हो तो वह भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब मैंने कहा, विकास, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वो तुमने देखा ही नहीं। वो मुझे अपने ऑफिस इसलिए ले गई थी क्योंकि उसका नया बॉस उस पर नजर रख रहा था और उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस ले गई थी, और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी मां को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से मां के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे यह भी समझ में आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थी, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरी शादी नहीं की, वह तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर मां की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने मां पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर मां पर अविश्वास जताया। मैं बात कर ही रहा था कि आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वह विकास में नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत करने नहीं दी। मैंने उसे हर चीज समय पर दी, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर अविश्वास करके चुकाया। फिर मैंने कहा, विकास, तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे बीच दूरी पैदा हो सके। तुम्हारे चाचा चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे पिता की संपत्ति का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। तब मैंने उन्हें धमकी दी थी कि मैं उन्हें अदालत में खींच कर लेकर जाऊंगी। जो तुम्हारे चाचा से तुम्हारे पिता का हक मांगने गई थी वह सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को मारना नहीं चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजना था, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया बेटे। ऐसा कहकर आंटी रोने लगी। आंटी की बात सुनकर विकास की समझ वापस आ गई। वह दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसने आंटी और मुझ पर भी गलत शक किया। जब विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए आंटी से माफी मांगी। वह एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। माफी मांगने के बाद वह मुझे अपने घर पर रहने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकता था, क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। विकास को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जा रहे उसके संघर्ष को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की मेहनत की कोई समझ नहीं थी। मैंने बचपन से अपने घर की गरीबी देखी थी और तभी से मैंने छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माता पिता बच्चों की सभी इच्छाएं तुरंत पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माता पिता बच्चों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए हर बार बच्चों को सभी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें नहीं शब्द का भी सामना करने देना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि माता पिता दिन रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी उन्हें रिश्ते, प्यार और पैसों की असली कीमत समझ आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती, वो बार बार मेरे करीब आती, कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, हमारे साथ बहुत ही मजेदार कहानी है। यह कहानी 4 साल पुरानी है, जिसमें मैंने अपनी ही मालकिन की बेटी के साथ रंगरलियां मनाई थी। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूं और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें भी थीं। हम बच्चे धीरे धीरे माँ के ऊपर अब बोझ बनने लगे, जिसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक गांव के भैया से हुई, जिन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े से मकान में नौकर का काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहनों को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक ही बेटी थी। मालकिन की बेटी का नाम टीना था, उसे मैं छोटी मैम साहब कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी वक्त गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी टीना ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। टीना मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उस तरह की हरकतें करती कि मैं कुछ समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके थे और मैं 20 साल का हो चुका था। टीना भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वो मेरी ही हम उम्र थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपया भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों पर किस कर दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मैम साहब की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और वह कहने लगी,
कभी तुम भी मेरे रूम में आ जाया करो। मौज मस्ती करने के लिए हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। तुम तो कभी नहीं आते। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा। टीना, मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मैम साहब कहना बंद करो। मुझे सिर्फ तुम टीना कहा करो। रही बात मोम की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो मैम साहब ने मुझे टीना के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी। उसका कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसके पिता थे। इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन टीना ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते वक्त वो मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगती। फिर अचानक से टीना बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, टीना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। सुबह को तुम्हें स्कूल भी जाना है और रात भी काफी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 12 ही तो बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। राहुल, क्या तुमने ये मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार। लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवियों का मजा नहीं लिया। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता और फिर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह सब गांव में अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। टीना बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। आज तुम्हें मैं यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल टीना को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक रुका नहीं। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी बहला फुसलाकर समझा दिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फायदा जरूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैम साहब ने जो आग भड़का थी, अब ठंडी भी वहीं करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 2 महीने के लिए अपने किसी काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी और इस बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी टीना ही अकेले थे। एक दिन नहाने के बाद छोटी मैम साहब का कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे कहा, राहुल, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों छोटी मैम साहब, चली जाइए ना। टीना मैम साहब बोली, सोच रही हूँ क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। जिस पर मैंने बस चुपकी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मैम साहब के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा सी भी हिम्मत न थी। इतने में छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई। उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं छोटी मैम साहब को देखकर पगला गया था और शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस वक्त का इंतजार कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने मेम साहब को गले से लगा लिया। मैंने टीना से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्र से इंतजार था। तो टीना बोली, फिर मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते थे? मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी फैल करने की। मैं ठहरा तुम्हारा नौकर, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत लग रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे निहारे जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन
मैंने टीना पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला था। 2 महीने तक मैं हर रोज टीना को इसी तरह प्यार करता था। हम लोग ना दिन देखते थे ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं टीना को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज भी काफी बढ़ चुका था। टीना प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी टीना की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करा दी और अपनी माँ और टीना के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस समय मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि वह किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालच में और भी ज्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वह मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अरमान है और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने अपना पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन रूबी हैं, जिसकी उम्र अभी 18 साल है और वह इस साल 12वीं की परीक्षा देगी। पापा हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब बात पर आते हैं। दशहरा की छुट्टियां थीं, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी किया। सबके लिए शॉपिंग किया, खासकर अपनी प्यारी बहन रूबी के लिए। 3-4 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। मम्मी के साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ता और पजामा। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया। 2 साल बाद मैं घर जा रहा था। क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना नहीं हुआ था, इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा। खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए लगभग 48 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं घर पहुंच गया। क्योंकि हैदराबाद से हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। गांव में हमारा घर काफ़ी अंदर था, इसीलिए रात के करीब 11 बज गए। घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी बातचीत करके खाना खाकर सो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए रूबी को नहीं जगाया। सुबह जब 5 बजे मेरी छोटी बहन रूबी ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वह पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे, लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी हालत खराब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वह मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 साल में वह इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी बहन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो। तभी उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। रूबी ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब रूबी बोली, भैया मुझे बाद में मन भरकर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वह निकालो। मैंने कहा, ओह दे रहा हूँ ना, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकालकर उसे दिया।
वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी रूबी आई और बोली, भैया दशहरा पर मुझे मंगलग्राम घाटी घुमाने ले चलोगे ना? मैंने कहा, ठीक है, चलेंगे। फिर दशहरा की शुरुआत। दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 8वें दिन को हम घूमने निकले। रूबी ने कहा, कई दिनों से मंगलग्राम नहीं गए हैं, चलो हम मंगलग्राम चलते हैं। मैंने कहा, मंगलग्राम तो बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा। तभी रूबी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो अपने भाई बहन हैं, प्लीज़ भैया मना मत करो। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी छोटी बहन रूबी बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन मंगलग्राम के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई। वहाँ पहुँचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। रूबी ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वह मजनू कैसी चीज लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन रूबी ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया। रूबी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम जावेद था और लड़की का नाम शालिन था। तभी अचानक शालिन बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी रूबी ने कहा, आप दोनों का भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए आपकी शादी को? तब जावेद ने कहा, अभी 4 महीने हुए हैं। फिर जावेद ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए? मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन रूबी बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा कि मेरी बहन ये क्या कह रही है। तब जावेद ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते 4 महीने गुजर गए। उसके बाद शालिन ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? रूबी ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था। ये रूबी सच बोल रही है या शालिन के साथ मजाक कर रही है? चलते चलते रात के 10 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी शलिना ने कहा, गुड नाइट, हनीमून का आनंद लो, वापस नहीं आएगा ये रात। और हाँ, आप लोग भी मज़ा करो, हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही रूबी से बोलने लगा, ये सब क्या हो रहा है? हम भाई बहन हैं, तू सब कुछ भूल गई है क्या? रूबी बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें कर अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब रूबी बोली, अरे भैया, मैं सच में तो आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ ना, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा, ओ तो आखिर में अपनी सगी बहन का पति बनना पड़ेगा। ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। रूबी ने कहा, क्या भैया तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई।
मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ यह सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वह किसी अजीब से मकसद के साथ यह सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी बहन होने के बावजूद वह एक अजीब से सुख की उम्मीद में मुझे इतनी जोर से धक्का देकर गिरा दिया कि वह एकदम पागल हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 5 मिनट के भीतर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी अविश्वसनीय चालों ने मुझे लगभग पागल बना दिया। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपना बना लेने की जो मेरे पास थी। लेकिन वह लड़की मेरी अपनी बहन थी। यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आग जल रही हो और उसकी तपिश से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी बहन के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन के आगे हार माननी नहीं थी। फिर मैंने भी पूरी ताकत लगा दिया। हालांकि मेरी बहन मुझसे करीब 9 साल छोटी थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझसे तालमेल नहीं बैठा पाएगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वह जरा भी थकी नहीं। करीब 4 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हों। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हम सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और अजीब सा अपराधजनक था। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वह एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और रूबी का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वह बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया, आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा ताकि हम लोगों पर शक ना हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्लिना और जावेद हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने रूबी की ओर देखा तो वह फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा हैं। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सही था? क्या यह सिर्फ एक खेल था या कुछ ज्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था। अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु रूबी एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें यह नाटक खत्म करना होगा, वरना चीजें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं रूबी के पास गया और उसे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब रूबी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया, मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस लिया और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम शालिन और जावेद से सच बता देंगे, भले ही वे कुछ भी सोचे। अब और झूठ नहीं चल सकता था। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वे हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। जावेद ने हल्के में कहा, यार, हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर यह तो मजाक निकला। तब रूबी ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफ़ी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त रूबी और मैं, हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और यह घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी मेरी जिंदगी की एक अनपेक्षित घटना है।
शायद आप इसे सच मानने में हिचक जाए, लेकिन यह एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं, पर वे सच्चाई होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वे भाई बहन हों या कोई और, रिश्ता कुछ सीमाएं बनाए रखना ज़रूरी है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें तो शायद हमारे समाज में ऐसी गलत और अनैतिक घटनाएं कम हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर। धन्यवाद। नीलम देवी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी हुई थी और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार और सभी मेहमान आए थे और उसने अपने दामाद राजेश और अपनी बेटी किरण को भी उस पार्टी में बुलाया था। शाम के 7 बज चुके थे। बेटी किरण और दामाद राजेश भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो राजेश की सास नीलम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो नीलम अपनी बेटी किरण को यह कहने लगती है कि जरा अपने पति से कह दो मुझे घर तक छोड़ आए। इसके बाद राजेश अपनी सास को लेकर उसके घर पर आता है और घर पर इसको बिस्तर पर लिटा देता है। जैसे ये जाने लगते हैं तो इसकी सास इसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और ये राजेश वहां पर बहक जाता है और उसके बाद अपनी सास के धीरे धीरे से कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद उसको नग्न कर देता है और नग्न करने के बाद दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके 2 मिनट के बाद इसकी सास की चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। इस इलाके में एक नीलम नाम की 40 साल की औरत होती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम किरण होता है। किरण की माँ नीलम पेशे से एक व्यापारी होती है। इसकी एक चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री होती है और चूड़ियाँ उसमें बनाई जाती है और चूड़ियों को बेचकर काफी मोटा पैसा कमाती है। जैसे ही नीलम की बेटी किरण 22 साल की होती है तो नीलम को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो जाती है और इसकी बेटी जो कि 22 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी और बिजनेस में अपनी माँ के साथ काम करती, और कुछ दिनों के बाद इसकी माँ नीलम इसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर देती है और 10 दिन के बाद इसको एक लड़का दिनेश मिल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद दिनेश को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही दिनेश नीलम के घर पर पहुंचता है तो नीलम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि नीलम देखने में इतनी खूबसूरत होती है। इसके बड़े बड़े चेस्ट होते हैं और इसका गोरा बदन होता है और आज के समय में अपनी बेटी किरण से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इसकी बेटी किरण इसके सामने इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती है। अब ये राजेश जैसे ही इसके घर में जाता है तो नीलम की तरफ एकटक देखता रहता है। कुछ समय के बाद जब नीलम राजेश को कहती है कि तुम दोनों एक अलग कमरे में जाकर बातचीत कर लो, तो कुछ देर गुजरने के बाद यह राजेश किरण को लेकर अलग से कमरे में चला जाता है और उसके बाद 5 मिनट तक बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन राजेश का मन किरण की माँ नीलम पर ही आ जाता है और कुछ समय के बाद नीलम अपनी बेटी किरण की शादी इस राजेश के साथ कर देती है। जैसे ही राजेश और किरण की शादी की जाती है तो शादी की पहली सुहागरात आती है और जो यह राजेश होता है अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी किरण से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद इसके एक एक कपड़े को उतारने लगता है। जैसे ही कपड़े उतारे जाते हैं तो किरण नग्न हालत में होती है और किरण के बड़े बड़े वक्षस्थल और नितंब और गोरे बदन को देखकर उस पर काफी मोहित हो जाता है।
और उसके बाद यह नीलम के साथ भी अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध कुछ तरीके से बनाए जाते हैं कि अपनी पत्नी किरण को बड़ी खुश कर देता है और लगभग शादी को 2 महीने का समय बीत जाता है। जैसे ही शादी को 2 महीने का समय बीतता है तो किरण की माँ नीलम का एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर अपनी बेटी किरण को कहती है कि हमारे घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और तुम दोनों को इस पार्टी में आना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान भी इस पार्टी में आने वाले हैं। और अगले ही दिन राजेश अपनी अपनी किरण को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। शाम के 7 बजे का समय हो जाता है और पार्टी शुरू कर दी जाती है। पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक का भी यूज किया जाता है, जिसके कारण राजेश को भी काफी ज्यादा नशा हो जाता है और किरण की माँ नीलम भी काफी ड्रिंक का यूज करती है, उसको भी नशा हो जाता है। रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास किरण की माँ नीलम किरण के पास आती है और कहती है कि तुम अपने पति राजेश को मेरे साथ भेज दो और मुझे कुछ थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मुझे कुछ काफी परेशानी आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम अपने पति राजेश को भेज दो। राजेश जैसे उसकी बातों को सुनता है तो एकदम से तैयार हो जाता है और अपनी सास नीलम को छोड़ने के लिए अपनी कार निकालता है और कार में अपनी सास नीलम को बिठा लेता है। अब जैसे ही कार घर की तरफ चलती है तो बीच रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान इसकी सास नीलम इसको कहने लगती है कि आज की रात तुम मेरे घर पर बिता लेना और सुबह चले जाना, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा नशा हो चुका है। लेकिन राजेश अपनी सास नीलम को यह कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद पार्टी में फिर से जाऊंगा और वहां से किरण को लेकर सीधे ही घर निकल जाऊंगा। जैसे ही बात करते रहते हैं तो घर आ जाता है और घर के दरवाजे पर कार रोक दी जाती है और दोनों ही उस कार में से उतरकर घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही ये कमरे के अंदर जाते हैं तो यह अपनी सास नीलम को वहां पर बिस्तर पर लिटा देता है और जाने लगता है। तभी इसकी सास नीलम इसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है और इसके बाद राजेश यही चाहता था कि मेरी सास नीलम मुझे कब मौका दे, और इसके बाद यह नीलम के साथ मिलकर अपना शारीरिक संबंध जोड़ने का प्रयास करने लगता है। यह नीलम के कपड़े को उतारता है। कपड़े उतारने के बाद नीलम को नग्न कर देता है और नग्न हालत में आज नीलम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही राजेश उसके गोरे बदन को देखता है, उसके बड़े बड़े नितंब को देखता है तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद अपनी सास नीलम के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध कुछ इस तरीके से बनाता है कि अपनी सास नीलम की चीखें निकाल देता है और 2 घंटे के दौरान यह अपनी सास के साथ कम से कम 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इसकी सास भी बड़ी खुश हो जाती है और उसको खुश करने के बाद राजेश फिर से पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद अपनी पत्नी किरण को लेकर अपने घर पर चला जाता है और इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे 1 हफ्ते का समय बीतता है तो अपनी पत्नी किरण को कहने लगता है कि चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं और तुम्हारी माँ से भी मिल लेंगे। जैसे ये बात राजेश कहता है तो किरण का माथा ठनकने लगता है और वह कहती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास के घर जाने की जिद क्यों करते हो। लेकिन राजेश जिद पकड़ लेता है और कहता है कि कल सुबह निकलेंगे और इस तरह से अगला दिन आ जाता है। अगले दिन राजेश और किरण दोनों ही अपनी सास नीलम के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो शाम का वक्त हो जाता है। कुछ समय तक बैठकर तीनों बड़े आराम से टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने अलग से कमरे में चले जाते हैं। रात के जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास राजेश अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास नीलम के कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी सास के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है तो अचानक से उसकी पत्नी किरण के फोन की घंटी बजती है और किरण जाग जाती है। किरण देखती है कि उसका पति राजेश उसके बिस्तर पर नहीं होता है। अपने पति राजेश को देखने के लिए किरण वहां से निकल पड़ती है और जैसे ही उस कमरे के पास जाती है जिसमें वो दोनों लेटकर अपने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो यह कुछ आवाजें सुनती है और उन आवाजों को सुनकर खिड़की में से देखने लगती है कि उसकी माँ नीलम और उसका पति राजेश अपने शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं।
उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर ये बड़ी हैरान हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसके बाद दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलने के बाद ये राजेश पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी माँ पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी माँ इसको रोकती रहती है और नीलम और किरण दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी झगड़ा हो जाता है। और झगड़े के दौरान जो किरण की माँ होती है, नीलम, वो एक फूलदान उठाती है और अपनी बेटी के सर पर दे मारती है। उसकी बेटी किरण वहीं पर मर जाती है और वो मरती है तो कुछ चीखने चिल्लाने की जितनी भी आवाजें होती हुई थीं, उनको सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जैसे ही देखते हैं कि नीलम ने अपनी बेटी किरण को मार दिया है, तो इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं और 20 मिनट के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस इस नीलम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जैसे महिला कांस्टेबल नीलम के ऊपर काफी ज्यादा लाठीचार्ज करती है, तो नीलम अपनी सारी घटना को खोल कर रख देती है। इसके बाद नीलम के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और जज साहब 2 महीने के बाद इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। और इस तरह से राजेश का और नीलम का एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। राजेश और नीलम ने अपने नाजायज संबंधों के कारण अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दरअसल इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।